Good morning, all of you. Next item. Perpendicular distance of a point from a line. किसी पॉइंट की किसी लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालें। कुछ सुना सुना सा लग रहा है क्या? कर चुके हैं हम? ये कर चुके हैं क्या? और बहुत टेढ़ा जा रहा है आजकल यार, क्या यार से। हाँ, क्या बात चल रही थी? ये कर चुके हम पहले पक्का? अभी तो एक एग्जाम्पल उसमें भी तो किया, मिरर इमेज में कर चुके। अच्छा, यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। हम बड़े हो गए ना आजकल, तो वहां पर टेक्नोलॉजी बढ़ गई। एक फिक्स पॉइंट दिया है ए वेक्टर और एक लाइन दी है आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लैम्बडा सी वेक्टर। एक लाइन दी है और एक फिक्स पॉइंट दिया है ए वेक्टर, और मुझे यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली ए एन मान लो इसे। एक तरीके से मैं इसे बचपन में कर चुका हूं कि इस एन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मान लो, यही मान लो, फिर ए एन वेक्टर आ जाएगा। ये लाइन किसके पैरेलल है भाई? जल्दी, सी वेक्टर के पैरेलल है। ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ लेके लैम्बडा की वैल्यू निकाल लो, फिर से ठोक दो, एन आ गया, ए एन वेक्टर आ गया, मॉड ले लो, आंसर आ गया। नहीं आ रहा समझ में? ठीक है। अच्छा, इस लाइन पे कोई फिक्स पॉइंट पता है क्या मुझे? बी पॉइंट, उसे बी पॉइंट मान ले जिसको पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर। तो बी ए वेक्टर एक नोन वेक्टर है भाई, है नहीं? इस एंगल को अगर थीटा मान लिया जाए तो क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड बी ए वेक्टर इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं क्या? इसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं लिख सकते? नाउ व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन बी ए वेक्टर एंड सी वेक्टर। अरे इसको थोड़ी देर के लिए इधर ले आओ यार। लाइन और बी ए वेक्टर के बीच का एंगल मतलब बी ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल। क्या उसके साइन की वैल्यू निकाली जा सकती है क्रॉस प्रोडक्ट से? जल्दी जल्दी, बी ए क्रॉस सी का मॉड अपॉन बी ए का मॉड इंटू सी का मॉड। हैं? काफी इंटरेस्टिंग आंसर है। सी कैप प्रोजेक्शन में भी काम आया था एक बार हमारे, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं, देखो कितनी प्यारी चीज है, आप समझना ही नहीं चाह रहे। देखो हम कर क्या रहे हैं, मैं बताता हूं आपको। देखो बी ए वेक्टर एक गिवन वेक्टर है नहीं है? जल्दी जल्दी यार, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्रोजेक्शन बोलते हैं इसे, अलोंग सी वेक्टर है, वो आएगा बी ए डॉट सी कैप। क्यों? क्योंकि वो बी ए कॉस थीटा से आता है। इससे सिंपल तरीके से नहीं समझाया जा सकता, मतलब ये तो जमीन पे गिर गए भाई साहब हम। और ये वो फिजिक्स वाले पढ़ाते हैं एल साइन थीटा, तो क्रॉस से आना चाहिए। दोनों काम सी कैप से हो रहे हैं। डॉट सी कैप करने से उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आता है, ओ उसकी डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आता है, और क्रॉस सी करने से उसके परपेंडिकुलर वाला आता है, दैट इज साइन थीटा वाला। तो मेरे तो दोनों काम हो गए भाई साहब एक से ही। कुछ समझ में आया? चलो, अगर वैसे फॉर्मूला वाइज लिखना हो तो ये लिखा ऐसे मिलेगा, क्योंकि नोन तो ए बी सी थे ना, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी थोड़ी दिए गए थे। तो नीचे क्या आएगा? सी वेक्टर का मॉड। दिस इज माय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन। एक फॉर्मूला और लिख रहा हूं अपने से बना के।
एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला और लिख रहा हूं अपने से बना के, हम उसे कभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए यूज नहीं करेंगे। अब हम उस वाले को भी यूज नहीं करेंगे, पहले वाले को भी। पहले वाला लेंथी था कि पहले एन मानो, फिर ए एन वैक्टर लिखो, फिर इसका डॉट लो, तब तो लैम्बडा आएगा, फिर उस लैम्बडा को इसमें रखो, फिर वापस ए एन वैक्टर लिखो, फिर उसको मॉड लो। 3-4 स्टेप प्रोसेस है। ये तो डायरेक्ट है ना यार। क्रॉस लेना है, माना क्रॉस लेना थोड़ा दर्दनाक होता है, बट इतना भी दर्दनाक नहीं होता कि करे ही नहीं, तो कर ही सकते हैं। और वैसे भी मॉड चाहिए, मॉड के लिए तो आप लेग्रांजेस आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। चलो खैर, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है मेरे को, इसको मैंने डी माना है, तो इसे मैं एक तरीके से डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके और लिख सकता हूं। देखो बात होती है कि आपके सामने अगर ऑप्शन में एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो हम उस एक्सप्रेशन को पढ़ने के काबिल तो बने। मैं तो ये सोचता हूं कि मैं उस एक्सप्रेशन को पढ़ के समझने के काबिल तो बनूं। मान लो किसी ऑप्शन में लिखा हुआ है, सपोज लिख रहा हूं ये रहा। अब ये कुछ तो लिखा हुआ था, मुझे भी 8-10 साल बाद पता पड़ा कि क्या है ये। लेकिन अगर ये आंसर में लिखा हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइटिंग हियर। ठीक है, अब यहां से शुरू करते हैं। ये बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है ना, जो ये तो बी ए वेक्टर लिखा हुआ है भाई, तो सिंपल बी ए वेक्टर। इस बी ए वेक्टर का डॉट हुआ किसी के साथ, और जिसके साथ डॉट हो रहा है उसको ध्यान से देखो। जिसके साथ डॉट हो रहा है ये रामलाल नीचे मॉड के साथ और लिखा हुआ है, यानी कि इसके यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लिया। बेसिकली बी माइनस ए का किसी के यूनिट वेक्टर के साथ डॉट लिया। अगर वो यूनिट वेक्टर ये डायरेक्शन दिखाती है तो मेरी परपेंडिकुलर लेंथ आएगी, क्योंकि मेरी परपेंडिकुलर लेंथ है क्या, इस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन है। बोलो यार, प्रोजेक्शन लेना सबसे आसान है। मुझे जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन लेना है उस डायरेक्शन के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर मिल जाए बस। चाहे भले ही वो डायरेक्शन ये वाली हो चाहे ये वाली हो, आई डोंट केयर। वो या तो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, देगा तो लेंथ ही, मॉड ले लूंगा यार, इसलिए तो मॉड लगाया है। समझ रहे हो क्या यार? अब ये वाली जो डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन है बेसिकली। मेरे लिए तो डायरेक्शन काम कर रही है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड से तो मेरे को लेना देना है ही नहीं। ये यूनिट वेक्टर है ना यार, तो इस डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर लो बस। अब वो आपके हाथ घुमाने का समय आ गया। ठीक है, आप हाथ घुमाओ, मैं स्क्रू घुमाऊंगा। ये ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, तो ये प्लेन बोर्ड के अंदर जाएगा। गया क्या? बोर्ड के अंदर चला गया भाई साहब, ये चला गया बोर्ड के अंदर। ऐसे देख लो, ऐसे ये बोर्ड के अंदर गया। ये ब्लैक वाला कौन सा था? सी वेक्टर। फिर इसका क्रॉस लिया, ऑरेंज और इसका। ठीक है, वैसे तो मैंने बहुत सेंसिबली लिया है कि वो ऐसे जाए, सोचा तो मैंने यही था, लेकिन गड़बड़ हो गई, वो पीछे की साइड आ रहा है। कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता। अरे इन दोनों का क्रॉस लोगे, ऑरेंज का इसकी तरफ, तो इस साइड निकलेगा, इस साइड, यानी कि इधर। डायरेक्शन कहाँ ही, आई डोंट केयर। इस लाइन के परपेंडिकुलर तो आ गई भाई। ट्रिपल प्रोडक्ट से क्या मिलेगा? हम जब एसोसिएशन पढ़ रहे थे ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो हमें समझ में आ गई थी बात। जिस पे ब्रैकेट लगा हुआ है उसके प्लेन में फिर से आ जाते हो। पहले आपने इनका क्रॉस लिया तो आप इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की साइड चले गए। फिर जब आपने वापस सी के साथ क्रॉस लिया तो आप वापस इसी प्लेन में आ गए, बोर्ड में। पहली बात तो बोर्ड में आ गए, और दूसरी बात आप सी के परपेंडिकुलर हो। यही तो मेरे को चाहिए था। मुझे सी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही तो चाहिए थी, चाहे इधर की मिले चाहे इधर की मिले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देगा तो लेंथ ही। मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर चुका हूँ, समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, वरना रट लो। रटने से कोई फायदा नहीं है। अगर इसने उसमें कुछ
गोचा मोचा कर दिया, इधर उधर कर दी चीज, तो समझ, लॉजिक समझो। लेकिन तो इतने भयानक तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिख के तो दिया जा सकता है। ये मेरी एक सोच है। बाकी आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ ऑन दिस, आई लाइक इट। डॉट करो तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मिलता है और क्रॉस करो तो वर्टिकल प्रोजेक्शन। आज ही आया, लेटेस्ट है भाई साहब। लास्ट ईयर की वीडियो देखोगे तो उसमें भी नहीं मिलेगा, अभी तो सोचा है। बहुत इंटेलिजेंट हो भाई, कसम से। कभी कभी लोग नहीं पूछते आपको दुनिया में सबसे ज्यादा डर किससे लगता है, मतलब कॉम्पिटिटर की नजरों से पूछते हैं। मैं तो बोलता हूँ मुझे अपने से ही लगता है। मैं हर दिन इतना इंटेलिजेंट होता जा रहा हूँ, पागल ना हो जाऊं किस दिन। साइंटिस्ट नहीं होते पागल। है तो नहीं ना किसी के दूर दराज में, ठीक है फिर आई एम सेफ। इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट as vector area. Interpretation of vector product as vector area. पहले स्टेटमेंट लिखिए। स्टेटमेंट भाई, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखो, तो लोगों ने बोला कि मैं हर बाउंड्री के साथ उसका एरिया निकालने के साथ उसके साथ उसकी डायरेक्शन भी एसोसिएट कर सकता हूं, क्योंकि जब वो वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन तो होगी। ठीक है, तो किस तरीके से एसोसिएट किया जाए? मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज में काम आता है। वैसे ऐसा लेटेस्ट में पता पड़ा है मेरे को, तुमने ही बताया था भाई। फ्लक्स फुल्क्स जो भी है पता नहीं है, अभी देखो अभी मैं दूर हूं उनसे, शुरू होने वाला है मेरा 2-3 दिन में। With every closed bound surface, with every closed bound surface which has been described in a manner लिख लिया? बड़ी जल्दी लिख लेते हो यार तुम लोग यार। मैंने ब्रैकेट में लिख लो स्पेसिफिक। अब उसके पहले तो लिख नहीं पाओगे, तो आगे ब्रैकेट में लिख लो, एक ही बात है। सो इन अ स्पेसिफिक मैनर एंड हुज बाउंड्रीज डू नॉट क्रॉस। तो ऐसे मेरे देखने का इंतजार मत किया अगर तुम मत लिख। बैठो को सोच रहे, मैं जैसे देखूंगा लिखना चालू कर देता हूं, तभी याद आया। which whose boundaries do not cross, it is possible to associate. It is possible, हाँ इसी के आगे लिखना है, डू नॉट क्रॉस के आगे। बिल्कुल सही जा रही हैं आप। इट इज पॉसिबल टू एसोसिएट अ सिंगल वेक्टर एन वेक्टर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। एरिया वेक्टर जो हम मान रहे हैं, नॉर्मल वेक्टर कहते हैं इसे। एन वेक्टर टू इट सच दैट #1 mod n vector is equals to area of the closed figure। ये कौन सा वेक्टर एसोसिएट किया जा रहा है भाई साहब, जिसका मॉडुलस तो पहली बात एरिया के बराबर है। #2
डायरेक्शन ऑफ n वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ n वेक्टर and direction of boundaries is in direction of boundaries is in accordance with right hand screw rule, with right hand screw rule. The support of n vector is in accordance to right hand screw rule बोल दिया था मैंने. अच्छा, the support of n vector, support मतलब होता है line of action. n vector का support मतलब उसकी line of action का मतलब है. The support of n vector is perpendicular to the area, is perpendicular to the एरिया और नॉर्मल टू द सरफेस. एक ही बात है, और नॉर्मल टू द सरफेस. हाँ सेम ही है. सेकंड पॉइंट ये है गुलाबचंद कि वो राइट हैंड स्क्रू रूल होना चाहिए. हाँ राइट हैंड स्क्रू रूल है तो परपेंडिकुलर अपने आप हो जाएगा. एक ही बात है. #2 #3 एक ही बात है, ऐसा मिकी माउस कह रहे हैं, बट फिर भी चलो थोड़ा सा 1 2 4 5 ग्राम का डिफरेंस मान लेते हैं. जैसे एक पैरेललोग्राम दिया है, इसका फ्लो अगर ऐसे दे रखा है. अब ये फ्लो तो देखो फिजिक्स में काम आता है, मैथ्स में क्या कद्दू काम आएगा. हमारे तो ये कब काम आता है, जब मैंने ये वेक्टर लिया ए और ये वेक्टर लिया बी और a क्रॉस बी लिख रहा हूँ. अब a क्रॉस बी भी इसका एरिया देगा, b क्रॉस ए भी इसका एरिया देगा, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगी ना भाई. मॉड तो दोनों ही दे रहे हैं एरिया, लेकिन अगर इस तरीके से आपने फ्लो लिया है तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ऊपर की साइड होगा. तो इस वाले एरिया से मैं एक एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऊपर की तरफ एसोसिएट कर सकता हूं. ठीक है, बस मेन बात सिर्फ इतनी सी है, अगर फिगर क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, और अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, यही तो हुआ. सही तो किया मैंने, सुन से आग सही है. अरे सही है भाई, क्लोज्ड है ना. हाँ क्लोज्ड है, खुला नहीं छोड़ा है. तो इससे एक यूनिक एरिया वेक्टर हम एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली तो डायरेक्शन अंदर की साइड है ना, और ये वाली डायरेक्शन बाहर की तरफ. समझ में आ रहा होगा ना आपको कर कह रहा हूं मैं. ये वाला अंदर की साइड क्यों है, ये फ्लो करंट की डायरेक्शन में ये घुसाओगे तो ढूंढ, और इधर करंट की डायरेक्शन में घुसाओ बाहर, जैसे तुम लोगों की आदत है वैसे. खुपाच टेक्नोलॉजी, खुपाच यू डोंट नो. ओ सॉरी, अलास कोई नहीं जानता. ऐसा तो नहीं हो सकता, आई डाउट. नो वन नो खुपाच. नहीं चलो कोई बात नहीं जानते तो छोड़ो. मैं क्यों जन्माऊं जबरदस्ती. डिच. क्वेश्चन नंबर 43. मेरा तो 2 है, तुम 3 लिख लो. कौन सा 2 ही तो है. if 3 points a vector plus b vector, a vector minus b vector and a vector plus lambda b vector are collinear, तीन पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो फाइंड लैम्बडा. चलिए भाई सब शुरू हो जाइए. पॉइंट्स हैं ये, पॉइंट्स है मतलब उनके पोजीशन वेक्टर गिवन है. शुरू करो. मस्ट बी इक्वल्स टू
म्यू टाइम्स पी आर वेक्टर, बोलते जाओ फटाफट यार। पी क्यू वेक्टर इज माइनस 2b वेक्टर इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लैम्बडा माइनस 1 बी वेक्टर, सही है। तो म्यू टाइम्स लैम्बडा माइनस 1 इज इक्वल टू -2, कितने अननोन? 2, रिश्ते बहुत ना इंसाफी, अननोन 2, रिश्ता 1, कितनी वैल्यूज? इनफिनाइट। यही तो आती है इनफिनाइट वैल्यूज भी। अरे तुम मुझे लैम्बडा दो, मैं तुम्हें म्यू दूंगा, तुम मुझे म्यू दो, मैं तुम्हें लैम्बडा दूंगा। आप म्यू ठोकते जाओ, लैम्बडा आते जाएंगे, आप लैम्बडा ठोकते जाओ, म्यू आते जाएंगे, ठीक है। तो लैम्बडा बिलोंग्स टू ऑल रियल। आप लैम्बडा की जगह कुछ भी रख सकते हो और म्यू की जगह भी कुछ भी रख सकते हो, लेकिन लैम्बडा की जगह इसमें 1 नहीं रख सकते। लेट मी, फिर किसी ने डेचू किया कि लैम्बडा की जगह 1 नहीं रख सकते, तो फिर हमने लैम्बडा यहां 1 रख के देखा, तो ये तो पॉइंट ही बन जाता है ये वाला। वो यहां लैम्बडा इज टू 1 में संकट है ना थोड़ा सा। अरे 0 बराबर -2 आ जाएगा ना यार। हाँ तो कोई बात नहीं, यहाँ संकट है, इसका मतलब थोड़ी कि शुरुआत में हमने यहाँ रख के देख लो। तो ये तो पॉइंट ही ये बन गया, तो 2 पॉइंट बन गए, तो 2 पॉइंट तो 100% ही कोलिनियर होंगे, तो लैम्बडा इज टू 1 भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है क्या। अच्छा, अब इन दोनों ही मेथड से अगर मुझे नहीं करना, तो एक मेरे पास क्रांतिकारी मेथड और है। क्रांतिकारी मतलब जिसे वेक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे। अगर मान लो कहीं एक ओरिजिन है, सपोज कहीं एक ओरिजिन है और इस दुनिया में एक पॉइंट है, ध्यान देना, ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान रहा हो, तो यही वो ए वेक्टर है। मानते हो नहीं मानते हो? और अगर इस दुनिया में एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर अगर बी वेक्टर मान लिया जाए, तो यही वो वेक्टर है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, ये वो वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर, ये वो वेक्टर। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? व्हाट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर? इससे बनने वाले पैरेललोग्राम का डायगोनल, मान रहे हो? ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, दिस पॉइंट इज पी पॉइंट। हैं? और कमाल के बताऊं क्या? और कमाल की बात, क्यू पॉइंट भी है मार्केट में, इसे नीचे ले जाओ, दिस इज ए वेक्टर माइनस दिस इज ओपी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी है। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, और कमाल की बात, जो तीसरा पॉइंट है ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, सुनना बहुत ध्यान से, ए वेक्टर प्लस लैम्बडा बी वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ रैंडम पॉइंट पासिंग थ्रू, मतलब रैंडम पॉइंट ऑन अ लाइन, एक रैंडम पॉइंट के पोजीशन वेक्टर एक लाइन पे जो कि किसी फिक्स पॉइंट ए जिसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर से पास होती है और किसी बी वेक्टर के पैरेलल है, यानी कि ये वाली लाइन, यानी कि इसी लाइन पे लाया करने वाले किसी रैंडम पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे रखा है भाई साहब आपको। है 2 ग्राम अच्छा बनाना होगा इस क्वेश्चन को, ये तो लैम्बडा बिलोंग्स टू आर हो गया, बट ऑब्वियसली बात है, अरे पी क्यू से जो लाइन पास हो रही है उसी पे तो आपका आर पॉइंट लाया करता है भाई, कहीं पे भी, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। तो इसके एक लेवल अगर ऊपर बढ़ना हो किसी को, तो वो क्या पूछ सकता है? वो लैम्बडा की रेंज पूछ सकता है। सिंपल क्वेश्चन, फिर से एक और है, लैम्बडा की रेंज बताओ ताकि आर पॉइंट जो है वो पी क्यू के बीच में आए, दैट इज -1 से 1, वेरी सिंपल। -1 से 1 के बीच में, इसके बीच में, ठीक है, 1 से बड़े पे, आर पी से निकलने वाली ऊपर वाली रे पे, है ना, और -1 से छोटे पे नीचे। मतलब मैंने भी तो बुरा नहीं किया वैसे, मैंने जनरल किया है, नहीं ऑब्जेक्टिव अप्रोच थोड़ी, मास्टर थोड़ी ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करता है। हाँ भाई,
show that क्या लिखना था? 43 मतलब क्या कर रहे हो भाई? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 43, थैंक यू। शो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बहुत जल्दी जल्दी करना, बहुत सिंपल है, क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, and also give the geometrical interpretation. Also give the geometrical interpretation. थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भाई, ये माइनस पहले प्लस बाद में, वो प्लस ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट में तो अंतर पड़ता है ना इसका, वो डायरेक्शन पलट जाएगी, नहीं तो फिर वो नहीं तो मॉड लगाने पड़ेंगे। अरे ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बाद में देना, पहले तो प्रूफ तो करो, 2 लाइन का प्रूफ है, हौले हौले मल्टीप्लाई कर लो। तो ए क्रॉस ए LHS, ए क्रॉस ए 0 प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए प्लस 0, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये बन गया 2 टाइम्स ए क्रॉस बी, वेरी सिंपल। ज्योमेट्रिकली एक वेक्टर ए वेक्टर, एक वेक्टर बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो होगा वो इसका एक ये वाला डायगोनल है ना, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है वो इसका दूसरा डायगोनल है। तो इसे D1 वेक्टर मान लेते हैं, इसे D2 वेक्टर मान लेते हैं। कमाल की बात क्या है, सुनो, जो D1 और D2 है, D1 और उनको एडजेसेंट साइड्स मान के, D1 और D2 को एडजेसेंट साइड्स मान के भी एक पैरेललोग्राम बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ये वाला। इस पैरेललोग्राम का एरिया ए क्रॉस बी आएगा, जो कि ऊपर की तरफ आएगा, और इन डायगोनल्स D2 और D1, D2 क्रॉस D1, इसका भी बाहर की तरफ आएगा, तो डायरेक्शन तो सेम है। पहली बात नहीं समझ में आ रहा, डायरेक्शन तो दोनों की सेम है, चाहे D2 क्रॉस D1 निकालो चाहे A क्रॉस B निकालो, दोनों की प्लेन ऑफ बोर्ड के बाहर की तरफ आ रही। अच्छा, अगर इसका पूरे पैरेललोग्राम का एरिया डेल्टा है तो इसका डेल्टा बाई 2 है, तो ये भी डेल्टा बाई 2। अरे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में तोड़ता है भाई डायगोनल, ये डेल्टा बाई 2, ये डेल्टा बाई 2, और ऐसे ही 2 इधर भी बनेंगे। मान रहे हो नहीं मान रहे हो यार? ये डेल्टा बाई 2, ये डेल्टा बाई 2, चारों का सम कितना? 2 डेल्टा, यानी कि ओरिजिनल पैरेललोग्राम के एरिया के ट्वाइस के बराबर होगा डायगोनल से बनने वाला एरिया। वैसे भी सोच सकते थे, क्योंकि हम हाफ D1 क्रॉस D2 पहले प्रूव कर चुके हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा, हम A क्रॉस B को हाफ D1 क्रॉस D2 पहले प्रूव कर चुके, तो D1 क्रॉस D2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स A क्रॉस B। सही है, तो ये तो स्टेटमेंट वाली चीज है। कहीं अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू में अगर लिखा आ जाए कुछ इस तरह से, ज्योमेट्रिकली देखो, ज्योमेट्रिकली ट्वाइस द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ज्योमेट्रिकली ट्वाइस द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are the vectors A vector and B vector, are the vectors A vector and B vector।
whose two adjacent sides are the vectors a vector and b vector is the vector area of a parallelogram whose two adjacent sides are the diagonal vectors of original parallelogram. 44. If OA vector is equals to A vector and OB vector is equals to tan A vector plus 2B vector and OC vector is equals to B vector, where OAC are non-collinear points, where OAC जो 3 पॉइंट हैं ये क्या है, नॉन कोलिनियर है. लेट P, capital P, be the area of quadrilateral OABC, and Q, capital Q, be the area of parallelogram with OA and OC, OA vector and OC vector as adjacent sides. If P is equals to KQ, find K. सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड K. अगर P जो एरिया है वो Q के K टाइम्स है तो K फाइंड आउट करना है सिर्फ. ये जो OB वेक्टर है लीनियर कॉम्बिनेशन है A और C का. वैसे तो दिया है उसी प्लेन में है, वैसे भी क्लिक होना चाहिए. इनका लीनियर कॉम्बिनेशन ये है, इसका मतलब उसके प्लेन में तो आना ही आना है. इनफैक्ट आपको जिस हिसाब से पढ़ाया गया है उस हिसाब से तो आपको ये भी क्लिक करना चाहिए कि अगर A वेक्टर ऐसा है और B वेक्टर ऐसे हैं तो इसका डबल और इसका 10 टाइम्स करने पे अगर एक पैरेललोग्राम बनेगा तो उसका डायगोनल tan A वेक्टर प्लस 2B वेक्टर होगा. हालांकि उससे कोई लेना देना नहीं है, ये नहीं भी बनाओगे तो भी काम चलेगा, लेकिन आपको जो एक वो है ना क्वाड्रिलेटरल जिसका एरिया निकालना है, जिसका एरिया P दिया है, वो क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह का होगा OABC. ये नहीं देखने, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया है. अरे भाई ये tan A प्लस 2B कैसे आएगा, इसका 10 गुना हुआ, इसका डबल हुआ, उससे एक पैरेललोग्राम बनाओ, उसी का तो डायगोनल है यार tan A प्लस 2B. ठीक है, तो इस एक तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, और दूसरा अगर OA और OC इससे ही एक पैरेललोग्राम बनाया जाए, क्या इसका B वेक्टर इसका A वेक्टर, तो इसका एरिया तो बहुत सिंपल है, यानी कि Q तो सिंपली A क्रॉस B है. Q तो सिंपली A क्रॉस B है. बोलो मानते हो नहीं मानते हो यार. मेन बात थी इस OABC का एरिया निकालना. ठीक है, हम भूल ही गए, हमने हाल ही में डायगोनल के टर्म्स में एरिया लिखना सीखा था, हाफ D1 क्रॉस D2. आप तो दोनों एरिया निकाल लो कैसे भी, सॉरी दोनों डायगोनल. एक D1 तो दिया हुआ है, कितना है
10a प्लस 2b, और एक d2 और हो गया, वो b माइनस ए या a माइनस बी, जो भी आपको लिखना हो। ठीक है, मैं b माइनस ए इसलिए लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बाहर ही आ जाए, इसका ही बाहर है ना, मॉड नहीं लेना पड़ेगा यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, मॉड नहीं लेना पड़ेगा ना। तो d2 वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर माइनस a वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस, समझ रहे हो? तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ d1 क्रॉस d2 d1 जनता 10a प्लस 2b क्रॉस b माइनस a, हाफ 10a क्रॉस b, 0 0 प्लस 2a क्रॉस b, तो ये हो गया 10 2 12, 12 और 2 6, 6a क्रॉस b, सही है? तो p इज 6 टाइम्स q। कोई दिक्कत? अगर आपको इसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच से करना है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच ए वेक्टर और बी वेक्टर को बराबर परपेंडिकुलर मान लो, बराबर नहीं भी मानोगे तो भी हो जाएगा, ए भी मान लो, रेक्टेंगल बन जाएगा, ऐसे स्क्वायर बन जाएगा, बस इतनी सी बात। तो बराबर मत मानो, अलग अलग मान लो, इसका मॉड मान लिया ए, इसका मॉड मान लिया बी, तो जो रेक्टेंगल बनने वाला लास्ट में जिसे पैरेललोग्राम बोला गया, उसका एरिया तो कितना हो गया, ए बी। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ए बी। क्रॉस क्रॉस नहीं है ना रे यार, रेक्टेंगल बना लिया ना भाई। जिसे कॉन्सेप्ट समझ में आया कि इसे 10 गुना करना है, कितने गुना, तो ये 10a हो जाएगा, इसे कितना करना है, 2 हैं। ध्यान देना मेरी बात पे, देखो सुन नहीं रहे हो? अबे ये नहीं है पूरा, इसका एरिया नहीं निकालना चंपू, एरिया इसका निकालना है, स्यू खैच एक्स। कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 2, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। इस वाले ट्रायंगल का एरिया नीचे वाले का, हाफ बेस इज ए, हाइट इज 2b। इस वाले का हाफ बेस इज b, हाइट इज 10a। तो ये आ जाएगा शायद 5ab, और ये आ जाएगा ab, विच इज 6ab, विच इज 6 टाइम्स ऑफ q। ऑब्जेक्टिव अप्रोच अगर क्रॉस क्रूज से नहीं करना है तो। ये हाफ बेस इंटू हाइट भी तो चमकना चाहिए ना उसके लिए। ट्रायंगल, ट्रायंगल बड़े सूगले हैं ना, है जो है, अब क्या कर सकते हैं। मेरी शक्ल देखने से क्या होगा भाई, है जो है। कल एकदम प्रसाद वसाद चढ़ा के आना भाई, पूरा शुरू से लेके अब तक की जितनी भी चीजें पढ़ा रखी है पूरा रिवाइज करके अच्छे से आए। वेक्टर गेल सिप पे आएगा बिल्कुल ही यार। डेंजरस नहीं है आम दुनिया के लिए, गेल है। हाँ सुनो, shortest distance between two skew lines. Shortest distance between two skew lines. Skew lines फिर से एक बार डिफाइन कर देते हैं। Skew lines are non-parallel, non-intersecting, और in short two non-coplanar lines. टू नॉन कोप्लेनार लाइन, दो ऐसी लाइंस जिनसे एक यूनिक प्लेन पास कराया ही नहीं जा सकता, इस तरीके की लाइंस, इनके बीच की शॉर्टेस्ट लाइन। हम तो भाई साहब दो चीज़ों को कर्व मानते हैं, देखो सीधी सी बात है, हमारे लिए तो दो चीज़ें कर्व है, ये दो कर्व है, दो कर्व्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उनके
कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होती है, ऐसा हमें कैलकुलस बताता है। यानी कि अगर मैं एक ऐसी डिस्टेंस निकाल पाऊँ या मैं एक ऐसी पोजीशन निकाल पाऊँ ऑरेंज वाली जो इस ब्लैक वाले के भी परपेंडिकुलर है और इस रेड वाले के भी परपेंडिकुलर है, तो ये निश्चित रूप से इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। मेरा टारगेट सिर्फ इस ऑरेंज वाले की लेंथ निकालने का है, ठीक है। अच्छा, हम फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। टू पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस, टू पैरेलल और इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनार। वो हमेशा एक प्लेन में होती है, उनसे एक प्लेन पास कराया जा सकता है, चाहे आप इसे कैसे भी देखो। पैरेलल को तो खैर आप क्या ही कद्दू टेढ़ा करोगे, तो पैरेलल का प्लेन तो बहुत साफ दिख जाता है। इंटरसेक्टिंग में कई बार हम सोचते हैं कि नहीं मैं अगर इसे टेढ़ा कर लूँ तो, अरे तो टेढ़ा कर लूँ तो जो प्लेन पहले बन रहा था वो तूने नहीं बनाया, लेकिन तूने नया बना लिया, सीधा करके तो देख एक बार उन्हें, ठीक है। तो इनसे हमेशा प्लेन पास होगा। इन पे कोई भी दो पॉइंट जो कि इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अलावा है, उन्हें जोड़ोगे तो एक ट्रायंगल का निर्माण होगा, विच इज़ अ प्लेनर फिगर। तो 100% ये कोप्लेनार होने वाली है। दो नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड स्क्यू लाइंस विच आर ऑल्सो नोन एज नॉन कोप्लेनार लाइंस। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा इनके कॉमन नॉर्मल के अलाउंग होगी। नॉर्मल के अलाउंग नहीं, कॉमन नॉर्मल का। एक ऐसी लाइन जो कि इस ऑरेंज वाले की भी परपेंडिकुलर है और इस ब्लैक वाले की भी परपेंडिकुलर, ठीक है। जैसे अगर हम इस वाली लाइन, ये जो ऊपर हमारे छत से जा रही है ये, और ये जो पीछे से एक ऐसे जा रही है, इनके बीच की अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहें तो वो वाली लाइन आएगी, दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बाकी कोई भी किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे तो वो इससे लंबी आने वाली, इससे तो लंबी आएगी, ठीक है। चलो, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस कैसे निकाली जाए, लिख लो पहले तो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two skew lines is the segment intercepted between the two lines and perpendicular to both lines दो लाइंस दिए मेरे को, एक L1 और एक L2। दो लाइंस दिए L1 और L2। R वेक्टर इज इक्वल्स टू A वेक्टर प्लस जो भी लाइंस की इक्वेशन देने का तरीका। इनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे को निकालनी है। तो एक तो बहुत ही मतलब आप कह लो गरीब टाइप का तरीका है। एक लाइन L1 ऐसे मान लेते हैं, एक लाइन L2 ऐसे मान, वो मास्टर तो इंटरसेक्ट कर रही है, हाँ दिख रही है, अब क्या करूं मैं। बोर्ड पे तो करेगी ना, पैरेलल बनाया था तो बोलते थे कोप्लेनर रहेगी, तो इसलिए टेढ़ी मेढ़ी बनाई है। अब यार एक ऐसे आगे आ रही है, एक ऐसे पीछे जा रही है, मान लो यार, और क्या करोगे। इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो एक ऐसी लाइन N1 N2 के अलाउंग होगी जो कि इसके भी परपेंडिकुलर और इसके ही परपेंडिकुलर, जिसे हम थ्योरेटिकली समझ सकते हैं, पिक्चर बना के नहीं दिखाई जा सकती, ठीक है। अब मैं जो जानता हूं वो ये है, देख लो, ये जो L1 है इसके ऊपर निश्चित रूप से कोई ना कोई फिक्स पॉइंट होगा, ए जिसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर रहा होगा, सही बात है नहीं है। ये L1 किसी ना किसी पैरेलल, किसी ना किसी वेक्टर P वेक्टर के पैरेलल रही होगी, जितना हम जानते हैं लाइन से। ये L2 नाम की लाइन पे निश्चित रूप से कोई ना कोई B फिक्स पॉइंट होगा और ये Q वेक्टर के पैरेलल होगी। ये तो वो चीजें जो हम जानते हैं, ठीक है। अरे ठीक है, चलो अब मेरी बात बताओ, सुनो। मेथड 1 तो गरीब लोगों का अप्रोच है, जो हर इंसान कर ही लेना चाहिए था, जिसे इतना सा कॉन्सेप्ट भी पता है कि ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी ये कॉमन नॉर्मल के अलाउंग होगी, यानी कि N1 N2 is perpendicular to L1 as well as N1 N2 is perpendicular to L2, तो N1 N2 will be the shortest distance, सिंपल, ठीक है। शहर में पूछा गया कैसे निकालें, भीड़ तो तुरंत जमा हो जाती ना,
लोग चिल्लाने लगे n1 n2 की पोजीशन वेक्टर निकालो, शॉर्टेज डिस्टेंस आ जाएगी। हमें एक बार तो बड़ा गुस्सा आई, तो हमें ही पता है केलसिप पे n1 n2 का पोजीशन वेक्टर आ जाएगा तो शॉर्टेज डिस्टेंस आ ही जाएगी। अब ये बताओ कि n1 n2 के पोजीशन वेक्टर कैसे आए हैं? n1 का पोजीशन वेक्टर मान लो, जल्दी बोलो क्या मानना है n1 का पोजीशन वेक्टर? a वेक्टर प्लस लैम्बडा p वेक्टर, बहुत बढ़िया। और n2 के b वेक्टर प्लस म्यू q वेक्टर। अरे ये हैं क्या? ये इन लाइन के पोजीशन वेक्टर ही तो हैं किसी ना किसी पॉइंट के, तो इनको n1 n2 की मान लेते हैं। नहीं, अब कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, आई एग्री। कई लोग गुस्सा हो जाते हैं, अरे ऐसे कैसे? अब तो लैम्बडा 1 के लिए मान ले यार, इसके लिए तो मानना पड़ेगा, किसी ना किसी लैम्बडा की वैल्यू के लिए तो होगा, किसी ना किसी म्यू की वैल्यू के लिए तो होगा। तो अब ये फिक्स हो गई वैल्यू, लैम्बडा 1 के लिए ये हो गया, म्यू 1 के लिए ये हो गया। हाँ, अगर मुझे लैम्बडा 1 और म्यू 1 की वैल्यू एक्चुअल मिल जाएगी तो मेरे पॉइंट आ जाएंगे। उसके लिए मुझे कितनी कंडीशन चाहिए? 2 हैं, 2 है भाई। n1 n2 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेना है? l1 के साथ लोगे, केलसिप्पो p के साथ, इज इक्वल्स टू 0। एक कंडीशन आ गई किसमें? सिर्फ लैम्बडा 1 में या लैम्बडा 1 म्यू 1 दोनों में? दोनों में आई, n1 n2 दोनों हैं चंपू। फिर दूसरी कंडीशन n1 n2 इज इक्वल्स टू सॉल्व एंड गेट लैम्बडा 1 एंड म्यू 1। लैम्बडा 1 म्यू 1 आ गया, शॉर्टेज डिस्टेंस आ गई। शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी मॉड ऑफ n1 n2 वेक्टर। एक तरीका तो ये है, अनडाउटली लंबा है, अनडाउटली, क्योंकि स्टेप्स है ना। क्यों लंबा है? क्योंकि स्टेप्स है। पहले n1 माना, n2 माना, उसका वेक्टर लिख के p के साथ डॉट लिया, q के साथ डॉट लिया, 2 रिश्ते बने लैम्बडा 1 और म्यू 1 में, उन्हें सॉल्व किया, किन की वैल्यूज आई? लैम्बडा 1 और म्यू 1 की। फिर उन वैल्यूज को वापस रखा, n1 का पोजीशन वेक्टर मिला, म्यू 1 की रखी तो n2 का पोजीशन वेक्टर मिला। फिर n1 और n2 के पोजीशन वेक्टर मिलने के बाद तो हम राजा हैं। इन दोनों के कोऑर्डिनेट ही अगर हमारे पास आ गए हैं और फिर भी इनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकल रही है, तो फिर तो यू हैव टू बी जजमेंटल। ये नया डायलॉग है, इट्स टाइम टू जज। हाँ जी, अब लोगों ने बोला कि यार ये तो लंबा है तरीका, यार तो नहीं चल पाएगा हैं। तो फिर हमने उनको थोड़ा सहारा दिया, मेथड 2, यही बहुत जगह पेल देंगे इतने में। तो मेथड 2, मेथड 2 के लिए क्या है कि मास्टर के हाथ थोड़े से कम पड़ जाएंगे, एक हाथ और चाहिए मास्टर को। मैं चला लूंगा काम, वैसे देखो कोशिश करते हैं। हाँ भाई, अब मेरे को क्या है कि मुझे शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ऑरेंज वन वाला, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ, ऑरेंज वन वाले में। ठीक है, एक काम करते हैं, इस ब्लैक वाली लाइन इसको L1 मान लें, इसे L2 मान रहे हैं। L1 पे मेरे को कोई फिक्स पॉइंट पता है क्या? A, ये रहा, तो इसको टिप मान लेते हैं, है ना, और इसके टिप को मान लेते हैं B। अब कहीं तो होगा, तो यही मान लिया A और B। ठीक है, तो ये यहां से यहां पे एक AB वेक्टर एक फिक्स वेक्टर है। फिक्स तो क्या होता है, इसे मूव तो करा ही सकता हूँ मैं, वेक्टर को तो मैं कभी मूव, AB वेक्टर यहीं थोड़ी रहेगा, उसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँगा, वो मैं कर सकता हूँ, टैलेंट है। अरे हाँ भाई, इस AB वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ लाया जा सकता है, ऐसे इमेजिन करना पड़ेगा, हैं ऊपर टॉर्च तो चल ही रहे हैं बहुत सारे, तो उसकी परछाई पड़ेगी इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब एक कमाल के बताता हूँ, इस A को और इस B वेक्टर को, ऐसा जो वेक्टर आ रहा है, इस वेक्टर को अगर मैं यहाँ लाऊंगा तो इस B से जो परपेंडिकुलर गिरेगा, देखो ये गिर रहा B से परपेंडिकुलर, ये रहा इस वाले पॉइंट पे। ठीक है,
और इस ए से ये जो ए यहाँ है इससे जो परपेंडिकुलर गिरेगा वो ये वाला पॉइंट होगा। ये होगा बट ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब मैं आपको इसे घुमा के दिखा रहा हूँ, घुमा के, मेरे पास तो प्रिविलेज है ना घुमाने का। सू ये ए पॉइंट दिख रहा है आपको, इसका टिप, इससे इस ऑरेंज पे परपेंडिकुलर गिरा, ऑरेंज के टिप पे वापस सीधा कर लिया। ये बी, इसका टिप इस बी से परपेंडिकुलर गिरा, ये वाला। सही है। ये ऑरेंज कौन सी डायरेक्शन है? ये इस ब्लैक के भी परपेंडिकुलर है और इस ब्लू के भी परपेंडिकुलर। चैप्टर खत्म हो चुका है। मैं इस लाइन पे लाई करने वाले किसी फिक्स पॉइंट, किसी भी फिक्स पॉइंट जो मुझे पता है, मुझे तो एक ही पता है, फैंटम के बन रहे हो ए वेक्टर, इस ब्लू पे लाइन करने वाले किसी भी फिक्स पॉइंट बी वेक्टर को जोड़ के अगर कोई वेक्टर बनाता हूं ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन, अगर इन दोनों के म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि ऑरेंज है में ले लिया जाए तो इस ऑरेंज लाइन की लेंथ आ जाती है। यही होता है। क्योंकि देखो इसमें इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर इस ए से, अगर इस ए से इनकी म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो कि n1 n2 मानी जा रही है में परपेंडिकुलर गिराया जाएगा, यहीं गिरेगा भाई, 90 डिग्री है। व्हाट इज परछाई? किसी भी एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग जब प्रोजेक्शन लिया जाता है या परछाई की लेंथ ली जाती है तो यहां से गिरने वाला परपेंडिकुलर और यहां से गिरने वाला परपेंडिकुलर के बीच की लेंथ ही उनका प्रोजेक्शन होता है भाई। और यही काम हम यहां कर रहे हैं। ठीक है, आपको हो सकता है उल्टी हो जाए जब मैं ए और बी को जोड़ दूं, अरे ये तो क्रॉस करके चला गया। अरे भाई फोटो ऐसी बन रही है ना, मैं क्या कर सकता हूं, फोटो ऐसी बन रही है, 2D प्लेन में देख रहे हैं। इमेजिन तो आप ऐसे पेन घुमा के कर सकते हो। ये यहां से ए, यहां से बी ऐसे जा रहा है, इसका प्रोजेक्शन इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए बस। ये वेक्टर मेरे को पता है, लेकिन मुझे इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन चाहिए दोनों की। ये सबसे सिंपल है, P क्रॉस Q। दुनिया में कोई भी दो डायरेक्शन है, एक P एक Q, इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन दोनों के P क्रॉस Q देगी। क्रॉस प्रोडक्ट ने मेरे को दिया क्या है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन ही तो दी है भाई। सही है। आप बोलते मॉडुलस भी दे दिया, हम उसके मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, यूनिट वेक्टर बन जाएगा, अब डायरेक्शन रह गई। कुछ समझ में आया क्या? जितनी बातें मैंने समझाई उनको मैंने यहां पे एक लाइन में लिख दिया, मेरा आंसर आ गया, और वो आंसर था ये। कहीं प्रोजेक्शन नेगेटिव ना जाए इसलिए मॉडुलस लगा दिया। दिस इज माय आंसर। कहीं प्रोजेक्शन नेगेटिव ना जाए इसलिए फाइनल मॉडुलस और लगा दिया, एक ऊपर ही लगाया, सिर्फ नीचे तो क्या लगाओगे। P क्रॉस Q क्या दे रहा है? इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन, यानी कि n1 n2 की डायरेक्शन। अब वो यहाँ इसकी डायरेक्शन में भी हो सकती है, इसकी डायरेक्शन, मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे? मुझे अगर दोनों लाइंस की परपेंडिकुलर डायरेक्शन आ गई है तो इस पे और इस पे लाई करने वाले किन्हीं भी एक दो फिक्स पॉइंट से एक वेक्टर बना के मैं तो प्रोजेक्शन ले लूंगा, बात खत्म हो गई। इसका प्रोजेक्शन जब लेता हूं तो इसके पॉइंट पे मिलता है, इसका प्रोजेक्शन इसके पॉइंट पे, इन दोनों भी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस ही इनके कॉमन नॉर्मल है, विच इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। खत्म। दूसरी तीसरी लाइन में तो मेरा आंसर होगा। सही है। इसे समझने के पैसे ज्यादा हैं, लेकिन एक बार समझ में आ गया तो आंसर बहुत आसान है, डायरेक्ट है ना। यू कैन यूज इट एज अ फॉर्मूला एज वेल, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि पहले कंसेप्ट समझें। फॉर्मूला रटने में तो एनर्जी वेस्ट होती है और हगने की चांसेस बढ़ जाती है। एज अ फॉर्मूला ना रटें। Shortest distance between two parallel lines, L1 R vector is equals to A vector plus lambda C vector, L2 R vector is equals to B vector plus
म्यू सी वेक्टर। ये सी वेक्टर सेम रखना जरूरी, तभी तो पैरेलल हुई भाई। इनके बीच की शॉर्टेज, अब इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस, इनके कॉमन नॉर्मल यानी कि दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो बोलते हैं आप लोग। यही तो इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस है भाई। जो कि इस पे लाई करने वाला किसी फिक्स पॉइंट, इस पे लाई करने वाले किसी फिक्स पॉइंट से बनने वाला वेक्टर का खिंचाक्स कंपोनेंट, पार्टिकल कंपोनेंट, कि इसके अलोंग कोई सी वेक्टर है। अभी क्या थोड़ी देर पहले हमने ये काम, जब हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली थी वो भी यही था। अरे यार, इस पे एक फिक्स पॉइंट पता है ना तुम्हें ए, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वही तो आंसर है। इस पे एक पॉइंट पता है बी, इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वही आंसर है। सही है। तो क्या मैं इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डी को मॉड बी ए वेक्टर साइन थीटा लिख सकता हूं? जल्दी। अब थीटा कौन है? बी ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच का एंगल, यानी कि बी ए वेक्टर बी ए क्रॉस सी का मॉड अपॉन बी ए का मॉड सी का मॉड। ये मुझे लगता नहीं मुझे वापस ज़्यादा डिटेल में कराना चाहिए, मैंने अभी जस्ट कराया है दिस इज द आंसर। इसे हम वो लंबे वाले तरीके से भी कर सकते हैं। याद है किसी को? हैं? बी ए का पहले सी के साथ क्रॉस करो, अंदर जाओगे, फिर उसका वापस सी के साथ क्रॉस कर दो, वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाओगे, उसका बी ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लो उसकी यूनिट वेक्टर के साथ, तो भी आपको मिल जाएगा। वो सेम एक्सप्रेशन तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, दोबारा बना नहीं रहे क्योंकि सेम ही है। यस सर। तो सर वो तो N1 N2 से ज़्यादा आ रही है, मतलब अगर इससे भी देखेंगे तो हाँ हाँ, तो वो ज़्यादा आ रही है उससे N1 N2 से। तो ये बहुत अच्छी बात बोली। इनका कहना ये है कि भाई साहब अगर मैं 6 फुट का हूँ तो क्या मेरी परछाई 6 फुट से छोटी हो सकती है? प्रश्न तो अच्छा है। आप क्या कहती हैं इस बारे में? हो सकती है, सही हो सकती है। एंड ऑफ डिस्कशन। अरे भाई साहब, इसकी परछाई शॉर्टेज डिस्टेंस, इसकी खुद की लेंथ शॉर्टेज डिस्टेंस नहीं है। इसकी परछाई इस बात पे डिपेंड करती है कि आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो परछाई, और सूरज कहाँ है। सही है। लेकिन जिस डायरेक्शन में परछाई ले रहे होंगे, हमेशा वहां से जहां से किरणें आ रही है वहां से उसके एंड पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर होगा, बॉटम पॉइंट पे भी परपेंडिकुलर होगा। दैट इज द परछाई। परछाई इसे कहते हैं। परछाई की लेंथ हमेशा मेरी एक्चुअल लेंथ के बराबर ही हो, या उससे छोटी नहीं हो सकती है, उससे बड़ी ही होगी, ऐसा थोड़ी होता है कुछ। अरे नहीं निकालने में छोटी परछाई, हमें नॉर्मल डायरेक्शन, उसके जो दोनों कॉमन नॉर्मल के डायरेक्शन में परछाई पड़ रही है वो निकालनी। हो सकता है उससे छोटी परछाई भी बन सकती हो। हमें उनके जो दोनों के नॉर्मल डायरेक्शन है, दोनों लाइंस की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उसमें जिस लेंथ की परछाई आ रही है वो निकालनी है बस। कि जमीन अगर उनके दोनों के नॉर्मल है तो जमीन पे जितनी मेरी परछाई पड़ती है वो मेरा आंसर है। अब वो किस समय कितनी पड़ेगी वो इन दोनों पे डिपेंड करता है, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है। यही तो प्रोजेक्शन का फायदा है ना। प्रोजेक्शन के फायदे में, प्रोजेक्शन में हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। वो परपेंडिकुलर अपने आप गिर रहे हैं और उनके वो बीच की लेंथ आ रही है उस डायरेक्शन में। मुझे आज इस डायरेक्शन में इनकी कॉमन नॉर्मल की डायरेक्शन में लेंथ चाहिए थी, मैंने इनका यूनिट वेक्टर यूज कर लिया, बात खत्म। एक बार समझने की है बस, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा है, पहुंचोगे तो इसी पॉइंट पे, इनके बीच के पॉइंट ही तो मेरा आंसर है। हाँ क्वेश्चन कर लो एक प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 45, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन जब भी आपको दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछी जाए तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है बस, क्या वो पैरेलल है। अगर वो पैरेलल नहीं है, और पैरेलल तो बहुत जल्दी दिख जाती है,
पैरेलल तो जो लैम्बडा और म्यू के साथ जो लिखे हुए हैं उन्हीं से दिख जाएगी। सुन रहे हो क्या? अगर वो पैरेलल नहीं है तो वो या तो स्क्यू है या फिर इंटरसेक्टिंग है। अब इस चीज में समय बर्बाद करने से कि कहीं वो इंटरसेक्ट हो रही है या नहीं हो रही, कोई लॉजिक नहीं है। चुपचाप आपके स्क्यू लाइंस वाला जो फॉर्मूला अभी हमने बताया, इन दोनों का क्रॉस लो, इसके यूनिट वेक्टर में इन दोनों के डिफरेंस का। ये ए वेक्टर है ना भाई, ये बी वेक्टर है, ये पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर है। चुपचाप फॉर्मूला लगा दो। अगर इंटरसेक्टिंग होगी तो शॉर्टेज डिस्टेंस अपने आप जीरो हो जाएगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और क्यों जीरो हो जाएगी उसका भी लॉजिक है, क्योंकि अगर इंटरसेक्टिंग है तो कोप्लेनार है, यानी कि सब इसी प्लेन में है। तो पी क्रॉस क्यू लोगे तो इस प्लेन के बाहर चला जाएगा। तो उस पी क्रॉस क्यू का जब डॉट प्रोडक्ट इन्हीं के बीच में लाए करने वाले किन्हीं दो पॉइंट्स का के साथ लोगे तो जीरो आना है ना भाई। तो शॉर्टेज में अपने आप जीरो हो जाएगी, तुम्हें टेंशन। तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग हुई। कुछ समझ आई मेरी बात? तो ये हमें टाइम वेस्ट नहीं करना ये देखने में कि वो इंटरसेक्टिंग है या नहीं है, वो पैरेलल है या नहीं है, तुरंत देख लो बस। वो नहीं है पैरेलल, खत्म बात। करो जल्दी। स्पीड टेस्ट है भाई साहब, कौन ज्यादा फास्ट कर रहा है। मैं अब शुरू कर रहा हूं। नौ 10 49 √59। बातें मत करो। और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस आई माइनस के, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस -3 +7 4/√59 आई भाई। सबसे पहले मैंने किया हमेशा की तरह। बिल्ड लेते हैं, रुक जाओ, पहले मैच कराने दो। हग दिया हमने यारो, हग दिया। प्लस आया ना गुलाबचंद, तो प्लस ही तो लिखा है। यहाँ बताओ यार, लेवल ऑफ हग्गा देखो। खिसपास खुसपूस 10। थैंक यू। 10/√59 इज द करेक्ट आंसर। तुम्हारा पहले आया था, गुड। बराबर ही आता अपना, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत गंदा हक दिया था, वेरी बैड। 10/√59 आ गया। दूसरा करो फिर, आ गया तो। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन क्वेश्चन नंबर 46। Find the shortest distance between L1 R vector is equals to I plus 2j minus 4k plus lambda times 2I plus 3j plus 6k. L2 is equals to R vector is equals to 3I plus 3j minus 5k plus mu times 2I plus 3j plus 6k. हाँ भाई, ये पैरेलल है, सही पकड़े एकदम। हाँ सही पकड़े भाई, पैरेलल है। बहुत बुरी तरीके से नहा धो के आना भाई, कल प्रसाद चढ़ा के आना भाई, सब लोग, मैंडेटरी है। सारा रिवाइज कर लेंगे शुरू से लेकर अंत तक।
ऑलमोस्ट सब खत्म हो जाएगा। वन बाई सेवन, 5/7, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, देखिए कोनों कोनों से। किसी भी आंसर को सिरे से इनकार करते हुए, इसे मैंने ए वेक्टर माना, इसे मैंने बी वेक्टर माना, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखा, -2i -j प्लस के, ठीक है। और ये मेरा सी वेक्टर जो कि पैरेलल है, तो इसके अलोंग मुझे यूनिट वेक्टर लेना होता है। तो यूनिट वेक्टर तो बाद में सी वेक्टर के मॉडुलस से डिवाइड कर देंगे, पहले तो सी वेक्टर लिख लेते हैं। 2i + 3j + 6k, इन दोनों को क्या लेना था? मज़ा नहीं आ रहा? क्रॉस ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो इन दोनों का जब क्रॉस लिया तो i टाइम्स चपकस घुस बाहर -9 -j। अब देखो, अब जो डिस्टर्ब मत करो, देखो अब कर लेने दो चुपचाप। -14 और प्लस के -8 भाई, -4 मान लो, चलो -4। तो एक तो इसका मॉडुलस लेना है, खुरुस 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 खुरुस, तो इसका मॉडुलस हो गया √81 + 14 का स्क्वायर 196 + 16 है। बहुत सूगला होने वाला भाई साहब। कुछ अच्छा है क्या? पक्का? √293 बताया जा रहा है, जो कि मुझे कहीं से भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लग रहा है। इसमें डिवाइड करना है अभी सी वेक्टर के से मॉडुलस से। वो कितना आया? क्या बात कर रहे हो, इतना अच्छा है? अरे वाह, दिस इज द आंसर। और ये मैंने कहीं से नहीं सुना आंसर, बहुत अफसोस की बात है। ये क्या किया मैंने? क्या नहीं, कुछ नहीं करा? कैसे नहीं करा? क्वेश्चन सॉल्व किया है? क्या किया? नहीं समझ में आया क्या? क्यों किया? आ गया। हाँ, यार तुम आदमी घनचक्कर हो गए यार, तुम बिल्कुल पागल हो गए यार। पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस में बताई थी बात, और कितनी तमीज से बताई थी कि डॉट लेते हैं तो उसकी लाइन के अलोंग आती है, लाइन के अलोंग वाली लेंथ नहीं चाहिए, लाइन के परपेंडिकुलर वाली लेंथ चाहिए, इसलिए क्रॉस लिया। हाँ, आज जो नया कंसेप्ट बनाया था, पीजी कॉन्सेप्ट के नाम से भी दिया जा सकता है इसे मार्केट में, पीगॉट। अब कितनी अच्छी चीजें मैं निकाल लेता हूँ, लेकिन बुक ही नहीं है मेरे पास। बुक भी तो होनी चाहिए ना मेरे पास, लिखो, लिखते हुए भूल जाते हैं। लिखते वक्त याद ही नहीं आती चीज। वो तो अभी याद आ गई, अभी तो इसमें भी नहीं लिखी हुई, अगली बार वालों को बच्चों को कहां से मिलेगी पता नहीं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47। नहीं, अभी तो ट्रिपल प्रोडक्ट बाकी है, फिर क्वाड्रा प्रोडक्ट 4 का बहुत है। अभी तो ऐसे खत्म हो जाता है क्या? मैंने सैटरडे बोला था, सैटरडे मैंने बोला था सैटरडे को, कि सैटरडे को हम लोग सेकंड, नहीं ये पढ़ चुके हैं अपन। ये अपन पढ़ चुके हैं, ये तो मैं पीछे से एक इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ।
यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। तो अब बचा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पेज है बस। हाँ, ये 15 वाले 30 हैं। हाँ यस, एक गिन रहा था मैं तो। 15 वाले 30 पन्ने बस से, बिना 3D के। लंबे हैं चैप्टर यार, तुम लोग मजाक में लेते हो यार। सबसे लंबा चैप्टर है भाई। एसओटी कहाँ लंबा है? 3 लेक्चर का चैप्टर है साला पूरा, जिसे जबरदस्ती 6 लेक्चर में कराया जाता है चूजों को। हाँ लो आ जाओ, प्रोग्राम चेंज, क्वेश्चन नंबर 47 डिलीट। हाँ उसी में कर लेंगे, बड़े हो जाएंगे थोड़े से, एक साथ करेंगे ना। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। अब 3 वेक्टर्स ABC लिए गए और देखा गया कि इनके कितने तरीकों से प्रोडक्ट किए जा सकते हैं। तो आई मार्केट में चीजें, इतनी चीजें जो इंसान सोच पाया कि, तो फिर कोई ढहचने जो करा साला, इसलिए लिखा मैंने ये। किसी ने तो ढहचने जो करा था, आई थॉट छूट गया इसलिए मैंने लिख दिया। शांति। डॉट मतलब डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस मतलब क्रॉस प्रोडक्ट है, और नो डॉट नो क्रॉस मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन। क्या कर रहे हो यार? एक बचा है लास्ट, अच्छा याद आ गया। हाँ भाई लो, ये 6 पोजीशन लोग बाग सोच पाए जो हम लोग डॉट क्रॉस के कॉम्बिनेशन से 3 वेक्टर्स के बीच में बना सकते हैं। अब कोई पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर सेंसिबल और नॉन सेंसिबल, तो फर्स्ट इज नॉनसेंस, क्योंकि ये एक स्केलर है और ये एक वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं वो नहीं किया जा सकता। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट आर डिफाइंड फॉर 2 वेक्टर क्वांटिटीज, तो इसलिए ये तो हो गया नॉनसेंस। दिस इज अ स्केलर एंड दिस इज अ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट इज कैन नॉट बी डिफाइंड, सो इट्स अगेन अ नॉनसेंस। व्हाट अबाउट थर्ड वन? इट्स अ सेंस। दिस इज अलाउड, दिस इज कॉल्ड स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन विद अ वेक्टर। अरे एक वेक्टर के साथ स्केलर तो मल्टीप्लाई हो ही सकता है यार, जैसे 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? दिस इज ऑल्सो अ सेंस, क्योंकि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दिस इज अ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन 2 वेक्टर क्वांटिटीज एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी a scalar, that's why this is called scalar triple product, क्योंकि रिजल्टेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? व्हाट अबाउट द फिफ्थ वन? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, 2 वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट सेंस, द रिजल्टेंट विल बी वेक्टर, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन शॉर्ट VTP, in short STP. What about this one? This is nonsense again, क्योंकि this is a vector quantity and this is also vector quantity, और 2 वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्ट बिना डॉट क्रॉस के तो मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। सही है? तो पहले शुरुआत स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट।
In short, we also call it STP. सीधा आगे STP. A cross B dot C. A cross B dot C can be written as AB, या mod A, mod B, sin theta n cap dot C वेक्टर. अच्छा, अब C वेक्टर के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा? n कैप ओनली. ये सब तो स्केलर है, ये तो बाहर पड़े रहेंगे. तो अब n कैप डॉट C वेक्टर इज, ये तो हो गया भाई A क्रॉस B वाली चीज, मल्टीप्लाई इंटू n कैप डॉट C वेक्टर. तो n कैप का मॉडुलस विच इज 1 इंटू C वेक्टर का मॉडुलस इंटू कॉस फाइव इंटू कॉस फाइव. तो बेसिकली थीटा इज द एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड B वेक्टर. थीटा किन के बीच का एंगल माना गया भाई? A वेक्टर और B वेक्टर के बीच का. और फाई एंगल माना गया है n कैप और C वेक्टर, या फिर A क्रॉस B और C वेक्टर के बीच. अरे A क्रॉस B की भी तो एक डायरेक्शन होगी भाई साहब, उनके और C के बीच में एंगल फाई माना गया है. तो ये तो इसकी हो गई वैल्यू. n कैप की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस की 1. ठीक है, विच इज ए स्केलर क्वांटिटी. अगर मुझे थीटा और फाई दे दिया जाएगा तो मैं इस वैल्यू, इस जो भी लिखा हुआ है इसकी वैल्यू को निकाल सकता हूं. ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ A क्रॉस B डॉट C. थोड़ा सा हक दिया है, अगली बार और कोशिश करेंगे अच्छा बनाने की. बना सकता था वैसे मैं अच्छा, और दोबारा मिटा के बनाना पड़ेगा. अभी है क्या पहले ये समझ लेते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं मैसी से? पैरेलेलोपाइपड, पैरेलेलोपिपेड. एक दिन एक रेक्टेंगल पड़ा था नीचे, रेक्टेंगल फर्श पे पड़ा था, उसकी बाउंड्रीज पकड़ के सीधे उठा दिया तो जो बनता है उसे क्यूबॉइड बोलते हैं. एक दिन एक स्क्वायर पड़ा था, उस स्क्वायर की साइड A लेंथ की थी, उसे A लेंथ ऊपर उठाया तो क्यूब बना, B लेंथ ऊपर उठाते तो क्यूबॉइड बनता. ये तो सीधे उठाने वाले ड्रामे थे. ठीक है, तो एक दिन एक पैरेललोग्राम पड़ा था. कौन पड़ा था? पैरेललोग्राम. तो उस पैरेललोग्राम को सीधा उठाने की बजाय से टेढ़ा उठाया. कैसे उठाया? टेढ़ा. बेसिकली उसका हर फेस एक पैरेललोग्राम दिखना चाहिए. This base is a parallelogram, this front face is a parallelogram, this roof is also parallelogram, ये राइट वाला is also parallelogram. कितने फेस हैं इसमें? 6. 1 बेस, ये सेकंड फ्रंट वाला, थर्ड रूफ, फोर्थ पीछे वाला जो गया वो, फिफ्थ राइट वाला, सिक्स्थ लेफ्ट वाला.
छहों के छहों फेस कैसे हैं? पैरेललोग्राम है। बेसिकली एक पैरेललोग्राम पढ़ा था, उसे टेढ़ा उठा के लाए। सही है, तो सारे के सारे क्या हैं? पैरेललोग्राम। पहली बात। दूसरी बात, इट्स अ यूनिफॉर्म फिगर। इट्स अ यूनिफॉर्म फिगर। यूनिफॉर्म फिगर का क्या मतलब होता है भाई? यूनिफॉर्म फिगर का मतलब ये होता है कि अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो एक तो इसके बेस का एरिया दे दो और एक इसकी हाइट दे दो। ये उठा के कितना लाए? टेढ़ा उठा के नहीं, सीधी हाइट। हाइट तो सीधी होती है भाई, हाइट जो होती है वो तो क्या है? सीधी। तो वो जो सीधी हाइट वाली मिल जाए, सीधी हाइट वाली मतलब इस पॉइंट की इस बेस से डिस्टेंस, ये मिल जाए। नहीं आ रहा समझ में? तो मेरे को इस पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर इस पैरेललोपिपेड की 3 कोटर्मिनस एजेस, कोटर्मिनस एजेस, ये नया आइटम आ गया। अरे क्या नया आइटम आ गया? सॉरी, को इनिशियल एजेस, एक ही पॉइंट से शुरू हो रही हो। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर अगर पता है तो इसका वॉल्यूम निकाला जा सकता है। एंड इसका वॉल्यूम विल बी इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी। कैसे? इनके बीच का एंगल अगर थीटा है सपोज, तो ए क्रॉस बी फर्श के ऊपर एरिया वेक्टर मिलेगा किसका? ए क्रॉस बी क्या देगा? एरिया ऑफ द बेस। और ये किसकी डायरेक्शन है? एन की, एरिया डायरेक्शन। कुछ समझ में आ रहा है? तो ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मॉड विल गिव मी एरिया ऑफ बेस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ए क्रॉस बी डॉट सी विल गिव मी मॉड ए क्रॉस बी इंटू एन कैप डॉट सी वेक्टर। ये समझ में आया नहीं है? ए क्रॉस बी का मॉड इंटू एन कैप डॉट सी वेक्टर। एन कैप क्या है? इस बेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। बेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लिया जाए, यही है, यही है वो यही है। किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर मैं सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लूंगा तो वो इसकी हाइट ही तो आएगी। ए और बी बेस में कोई दो वेक्टर थे। ए और बी बेस में दो वेक्टर थे। ए क्रॉस बी क्या, इसके परपेंडिकुलर एक वो आया, ये मेरा सी वेक्टर है। इस सी वेक्टर से अगर मैं इस फर्श के ऊपर एक परपेंडिकुलर गिराता हूँ, इस परपेंडिकुलर की लेंथ ही इस पैरेललोपिपेड की हाइट कहलाएगी। इस लेंथ की वैल्यू निकालने का सबसे अच्छा तरीका, अगर मुझे इसके परपेंडिकुलर कोई भी वेक्टर मिल जाए इस प्लेन के, फर्श के परपेंडिकुलर, इसमें अगर मैं सी वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लूंगा, किसका? सी वेक्टर, आई विल गेट द हाइट। दिस इज द बेस्टेस्टर वे टू गेट द हाइट। सी वेक्टर का प्रोजेक्शन इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कैसे मिले? आपको किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन चाहिए तो उस प्लेन में दो वेक्टर चाहिए। दो वेक्टर थे मेरे पास, ए और, इनके क्रॉस से मिल गई। तो इनका क्रॉस लेने पे इनके क्रॉस के पास क्या है? ए क्रॉस बी के क्रॉस के पास दो चीजें, एक उसका मॉडुलस और एक उसके परपेंडिकुलर, एक उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो इसकी मॉडुलस तो एक्चुअली एरिया ऑफ बेस देता है। इसका मॉडुलस क्या दे रहा है? एरिया ऑफ बेस। और एन कैप ने सी वेक्टर के साथ मिलकर हाइट दे दी। एन कैप ने सी वेक्टर के साथ मिलकर क्या दे दी? अगर इसने हाइट दे दी है तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड। इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं, दो पैरेलल लाइन बना के उसके ऊपर पाइपेड लगा दो, जैसे पैरेललोग्राम लिख देते। सही है? तो ए क्रॉस बी डॉट सी रिप्रेजेंट, ए क्रॉस बी डॉट सी रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड whose three edges are given by a vector, b vector and c vector.